नमस्कार। यह तीसरा वीडियो है इस पाठ के संबंध में। यह तो 11th के लिए है, लेकिन यह जो टॉपिक है इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसको हर किसी को सुनना चाहिए। ये शिक्षा के विषय में टिप्पणी है, शिक्षा के विषय में NCERT के निदेशक के विचार हैं। तो 11th के लिए है पढ़ने के लिए, लेकिन ये ज़रूरी है सभी लोगों के लिए जो भी पढ़ाई लिखाई से मतलब रखते हैं। सब लोगों को इस पाठ को पढ़ना चाहिए, इस वीडियो को सुनना चाहिए। तो ये दूसरे वीडियो के बाद का तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से ये ऊपर तक पहले वाले वीडियो में था, सेकंड में थर्ड वीडियो यहाँ से शुरू होगा। आज इस बात को आप ही नए सिरे और निचले स्तर से शुरू कर सकती हैं। ये पंचायत प्रतिनिधियां हैं जो महिलाएं हैं और वो लोग आई हैं जीत करके, तो उनको संबोधित कर रहे हैं हमारे NCERT के निदेशक श्री कृष्ण कुमार, जो जिनका स्पीच है यह पाठ। तो उन्होंने ये यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा किया है। प्रश्न यह है, क्या वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर आज़ादी के बाद गाँवों से विस्थापन हुआ। अगर आज़ादी के बाद गाँव को मजबूत करने की बात थी, आज़ादी का मतलब गाँवों का विकास करना था, जो गाँवों को मिलने से भारत बना है, तो गाँवों से विस्थापन आज क्यों हो रहा है? आज गाँव से लोग अपना खेती बाड़ी छोड़ करके, घर द्वार छोड़ करके शहरों में जा रहे हैं कमाने के लिए। क्यों? अगर व्यवस्था सही हुई है, ईमानदारी से हुई है, इतना ही सवाल काफ़ी है समझने के लिए कि हमारे राजनेता कितने ईमानदार हैं और अफसरशाही हमारी कितनी स्पष्ट है, कितने देश प्रेमी है। या इसी बात से जाहिर है कि आज गांव से विस्थापन हो रहा है। आज किसान का बेटा चपरासी की नौकरी भी मिल जाए तो वो खुश हो जाता है, अपनी तकदीर को सराहता है। ये ऐसा क्यों हुआ? अगर गाँवों का विकास हम किए होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता, लेकिन ये है और आने वाले समय में हो सकता है अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो और भयावह स्थिति पैदा हो। क्या वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर आज़ादी के बाद गाँवों से विस्थापन हुआ, जिसकी सीधी मार बचपन पर पड़ी। बचपन इसके अंदर पिस गया। क्या वजह है कि इस विकास प्रक्रिया का सबसे कम लाभ ग्रामीण जनता को मिला, जो आज भी बार बार बजट में सब्सिडी की मांग करती है और इस सब्सिडी की बैसाखियों के सहारे ही जीती है? क्या वजह है कि 50 वर्षों के बाद भी आज़ादी के आंदोलन के दौरान उठा ग्राम स्वराज का नारा एक प्रवंचना, एक झूठ, एक छलावा बनकर रह गया है? गांधी जी की बुनियादी तालीम की रूपरेखा आज भी शिक्षा, खास तौर से प्राथमिक शिक्षा को एक नया जीवन देने में सक्षम है। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा भारत की आत्मा को सिंचती है, उस पर आधारित है। इसलिए लेखक का विचार है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा आज भी खास तौर से प्राथमिक शिक्षा को नया जीवन देने में सक्षम है। इसमें संदेह नहीं कि हम नए सिरे से उसकी मीमांसा करनी पड़ेगी, लेकिन गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने का अर्थ है गांवों को स्वायत्तता देना तथा ग्रामीणों को सम्मानपूर्वक जीने का हौसला देना। इस प्रक्रिया में बुनियादी तालीम की उनकी रूपरेखा आज भी हमें प्रेरणा और काम करने की एक परिधि दे सकती है। आखिर उन्होंने इतना ही तो कहा था कि गांव के पारंपरिक उद्योगों और गांव की प्रकृति से शिक्षा को जोड़े बगैर शिक्षा में सीखने का वह तत्व नहीं आ सकता है जो उसे सार्थक बनाता हो। शिक्षा का जो चरित्र पिछले 50 वर्षों में उभरा है, वह दरअसल गुलामी के दिनों से ही स्थापित हो गया था। हमारे नेताओं ने इसको बदलने की कोई खास कोशिश नहीं की। उन नेताओं को उसमें एक वोट बैंक नज़र आता है कि एक बेरोजगार आदमी की फौज रहेगी तो हमें अपनी रैलियों में लाखों की संख्या में लोगों को जुटाने का अवसर मिलेगा और हमारे पत्रकार जो बिके हुए लोग हैं वो लोग बोलेंगे कि अमुक नेता के भाषण में इतने लाख लोग आए। तो जनाब, उतने लाख लोग आए, इसका मतलब यह तो स्पष्ट है कि उतने लोगों को काम धंधा नहीं है, इसलिए अपना काम धंधा छोड़ करके वहाँ हो गए। अगर
उस मीटिंग में किसी नेता की रैली में सुनिएगा, जा कर के देखिएगा, आंकड़ा मिलाइएगा कि कितने उसमें नौकरी पेशा लोग होते हैं, सरकारी नौकरी करने वाले लोग। उसमें सिर्फ सरकारी नौकरी करने वाले वही लोग होते हैं जिनको उसमें ड्यूटी मिली रहती है। इसके अलावा सरकारी नौकरी कोई भी करने वाला आदमी किसी नेता का भाषण सुनने नहीं जाता, क्योंकि उसको अपना काम रहता है। उसमें जाते कौन लोग हैं? वही गरीब, किसान, बेरोजगार, जिनको काम नहीं है, जो बेरोजगार हैं, वो लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से, मैं एक टीचर के नाते ये कहता हूं कि किसी नेता की सभा में जितनी संख्या में लोग आते हैं, जाहिर है कि ये दिखाता है कि कितनी बड़ी बेरोजगारी है, कितने लोग हैं जो बिना काम के लोग हैं, जो नेता का भाषण सुनने पहुंच जाते हैं। जनाब, काम से काम होता है कि भाषण से काम होता है? और भाषण सुनने के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाए और नेता उसको अपनी पीठ ठोक करके कहे कि वाह देखिए मैं कितना पॉपुलर हूँ। जनाब, अगर आप पॉपुलर हैं तो बिना बॉडीगार्ड के पब्लिक के बीच में आके दिखाइए, बिना बॉडीगार्ड के पब्लिक के बीच में आके दिखाइए, बिना बॉडीगार्ड के आप किसी आम आदमी वाले बस्ती में अपना घर बना के बताइए। आप रहिए आम आदमी जैसा जो घर होता है उसमें, और तब बताइए कि आप कितने पॉपुलर हैं। आप अगर अच्छे मंत्री हैं, अच्छे नेता हैं, तो आपको बिना बॉडीगार्ड के जनता के बीच जाना चाहिए। जनता ने आपको चुन करके भेजा है, तो आप तो थर थर कांपते रहते हैं भीतर से कि आप तो जनता की हकमारी कर रहे हो, जनता हो ना हो कहीं आप पर आक्रमण कर दे, तो आपको तो डर लगता है। आप तो लूट करने वाले लोग हो, जो कुर्सी पर जोंक की तरह बैठे हुए हो, जो आम जनता का खून पी रहे हो, और जनता त्रस्त है। ना उसे शिक्षा मिल रही है, ना उसके स्वास्थ्य की किसी को फिक्र है, ना उसका रोड बन रहा है, ना उसको पानी मिल रहा है। तो ये सारी समस्याएं तो मौजूद हैं ही जहां की तहां। अब आगे बढ़ते हैं। कुमार ले उसके सामाजिक चरित्र पर सीधे प्रहार किए। बिना शिक्षा और विनाशकारी विकास के बंधन को आप तोड़ नहीं सकती। इस बंधन को तोड़ना ही शायद आज इस नई शक्ति का पहला मुद्दा है, जिसको आप पंचायती राज और पंचायती राज के दायरे में महिला शक्ति का नाम दे रही हैं। कमारा ले की कहानी हर गांव में घटती है और हम उसे लाचारी से देखते हैं। हमने देश के विकास को जिस तरह से समझा है और अमल में लाते हुए देखा है, उससे यह लाचारी बढ़ती ही जा रही है। आज तो बड़े राजनीतिक दलों के नेता भी यह कहते हैं कि पूंजी के राज के सामने हम लाचार हैं। ऐसा लगता है कि सारा देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों को गिरवी रख दिया गया है। भारत का पूंजीवाद विश्व पूंजीवाद का साथी बनकर हमारे प्राकृतिक साधनों को सिर्फ दोहन का शिकार बनते हुए देखना चाहता है। वह हमारे मानव संसाधनों का केवल इस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है कि वे इस दोहन के काम आएं। आज देश के कुछ हिस्सों में यह कथा ज़्यादा आसानी से पढ़ी जा सकती है, तो कुछ हिस्सों में कल पढ़ी जाएगी। इस इबारत को आज अगर हम नहीं पहचानेंगे तो कल काफ़ी देर हो जाएगी। गांव के बच्चे को अपने ध्यान के केंद्र में रखकर देखें तो हम आसानी से समझ लेंगे कि आज की शिक्षा ग्रामीण समाज की पुनर्रचना करने में इतनी असमर्थ क्यों है। मैं सालाना शैक्षिक सत्र के ढांचे में निहित असुविधा की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वह पुरानी और जानी पहचानी बात है। शिक्षा सत्र का ढांचा कब ऐसा बनेगा कि बच्चा घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए पढ़ाई कर सके? कौन कह सकता है? निर्णय लेने वालों को यह समस्या 100 साल से ज्ञात है और वे समय समय पर इसकी चर्चा भी करते हैं, पर परनाला वहीं गिरता है। शायद वह तब तक वहीं गिरता रहेगा जब तक ग्रामीण समाज और उसके राजनीतिक नेता ज़बरदस्त दबाव नहीं पैदा करते। फिलहाल मैं सत्र के ढांचे, स्कूलों की खस्ता हालत, शिक्षक की दयनीय परिस्थिति जैसे संरचनात्मक मुद्दों की जगह पाठ्यक्रम के गांव विरोधी चरित्र का मुद्दा उठा रहा हूं। आज पढ़ाई
जा रही पाठ्यपुस्तकों में गांव की उपस्थिति नगण्य है। भाषा की पढ़ाई के लिए लगाई गई पाठ्यपुस्तक के 20-25 पाठों में मुश्किल से 2-3 पाठ ऐसे होते हैं जिनका कथ्य ग्रामीण जीवन से संबंधित होता है। यह हालत दिखाती है कि देश की 75% जनता का परिवेश पाठ्यपुस्तक बनाने वालों के लिए क्या महत्व रखता है। लेकिन ज़्यादा चिंता तब होती है जब आप 2-3 पाठों को ध्यान से पढ़ते हैं जिनमें ग्रामीण परिवेश या पात्रों का चित्रण किया जाता है। अधिकांश रूप से यह चित्रण गांव के जीवन को दोयम दर्जे का सिद्ध करता है। गांव में रहने वाले स्त्री पुरुष प्रायः अनपढ़, अंधविश्वासी और मूर्ख दिखाए जाते हैं। जब कभी गांव का सकारात्मक रूप उभारा जाता है वह एक रोमांटिक अंदाज में होता है। वास्तव में जिए जा रहे जीवन की समग्रता उसमें नहीं होती। कोई आश्चर्य नहीं कि पढ़ लिख कर बड़ा होने वाला गांव का बच्चा अपने परिवेश की ज़िंदगी से मानसिक रूप से कट जाता है या फिर भीतर ही भीतर उससे नफरत करने लगता है। ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं पूंजी के लिए नई नई बाधाएं खड़ी करती हैं। इसीलिए यह खतरा हम सबके सामने है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय शासन या स्थानीय स्वायत्तता का जो नारा बुलंद किया गया है वह क्या सिर्फ नारा सिद्ध होगा और जगह जगह हो रही जमीन, जंगल, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्वायत्तता की लड़ाइयों के उभरने का पर यह व्यवस्था बंद या ध्वस्त कर दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा के ध्येय को लेकर इस आशंका से निराश हुए बगैर अपने कर्तव्यों की ओर आगे बढ़ना और उनको एक संघर्ष की भूमिका में रखकर देखना ही हम सब में वह मनोबल जुटा पाएगा जिसे आज की भ्रष्ट राजनीति तोड़ चुकी है। हमारे बच्चे हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। वे जानते हैं कि हम में से बहुतों का मनोबल आज इस स्थिति से लड़ने का नहीं रह गया है। क्या वजह है कि हमारे कई गांवों में पानी उपलब्ध नहीं है लेकिन शराब उपलब्ध है। पेप्सी और कोका कोला के बोर्ड हर जगह पहुंच गए हैं लेकिन साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए हमें इस शहर में भी फिल्टर लगाना पड़ता है। इस पूरी परिस्थिति की विसंगतियों को आप एक बार उधेड़ना शुरू कर दें तो आप पाएंगी कि यह पूरा जाल जो नीतियों के नाम पर हमारे सामने रखा जाता है एक फटे हुए पुराने शॉल जैसा है। इसको उधेड़े बगैर नए सिरे से इसकी बुनाई नहीं हो सकती। इसके नए सिरे से बनावट में ही कहीं शिक्षा का सुधार और उसकी प्रक्रिया को फिर से बल देने का इरादा शामिल है। मतलब शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है। नहीं तो बस यह शिक्षा क्या है आज, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ का तमाशा है। आज निजी व्यक्ति अपने खुद पढ़ा लिखा हो या ना हो वह विद्यालय खोल देता है और उसमें पढ़े लिखे नौजवानों को पढ़ाने के लिए बहाल करता है। उनको अनाप शनाप पेमेंट करके सारा रकम मुनाफा के तौर पर अपने हजम कर जाता है। तो स्कूल का मालिक अमीर से अमीर होता जा रहा है और उसमें पढ़ाने वाले निजी शिक्षक उनकी स्थिति ऐसी ही है कि बस एक जोड़ा अच्छा कपड़ा खरीद लेते हैं तो वही बहुत समझते हैं। तो ये सच है। पर सरकारी स्कूल के शिक्षकों को कुछ पैसे ज़रूर मिलते हैं लेकिन उनकी स्थिति भी उस स्तर की नहीं है जो एक शिक्षक के लिए होना चाहिए। और निजी विद्यालय में काम करने वाले शिक्षक तो शिक्षक कहे जाने के लायक ही नहीं हैं। वे सिर्फ बजुआ मजदूर जैसा जीवन जीते हैं और उनके मालिक अमीर होते जा रहे हैं। यह व्यवस्था इस शिक्षा व्यवस्था पर कोड़ है। और अगर पढ़े लिखे होने का मतलब आपको लगता है कि एक अच्छा आदमी होना चाहिए तो आपको इस व्यवस्था को महसूस करना चाहिए, इसको समझना चाहिए और आने वाले समय में अपनी कलम से इस व्यवस्था के खिलाफ लिखिए, इसके लिए लगिए, अपना रोल अदा कीजिए। तभी आपको एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी माना जाएगा और तभी आपके समाज का उत्थान होगा। नहीं तो पढ़ा लिखा आदमी गांव से, परिवार से, अपनी भाषा से, अपने माता पिता से नफरत करेगा और विदेश चला जाएगा जहां जाकर के फख्र महसूस करेगा और अपने देशवासियों को शासित करने में उसे खुशी होगी और वह कुछ भी नहीं करेगा। वह एक बिना काम का इंसान होगा और आपका देश गुलाम हो जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ लोगों की मानसिकता आज़ाद नहीं होगी, वे गुलामी की मानसिकता से पूर्ण होगी। धन्यवाद, आपने इसको देखा। आपका दिन मंगलमय हो।